Hello everyone, welcome back to your own channel Roots of Special Education. Myself Renu Uppal, Assistant Professor in Special Education. Guys, इस चैनल पर हम लोग डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन और एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। Guys, इसके साथ साथ में डीएसएसबी, सीटेट, टेस्टेट में यूज होने वाला जो स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट है वो भी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि एग्जाम सीरीज पीक पर है, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम आरसीआई द्वारा अनाउंस कर दिए गए हैं। 6 जून से आपके एग्जाम है और आप लोग उसकी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन जो है देने के लिए मैं हाजिर हूँ गाइस। फर्स्ट ईयर का जो है सीरीज जो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए गाइस, वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का जो है एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। तो जिसमें हर पेपर आपको लगभग 2 पार्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका पेपर 7 का फर्स्ट पार्ट जो है आज मैं लेकर के आई हूँ। डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर पेपर 7 आपका जो है, आप सब जानते हैं कि एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपका पेपर 7 है। ओके, तो गाइस, आर यू रेडी फॉर एग्जाम्स? ऑफ कोर्स यू आर रेडी। आई नो कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आइए एक रिवीजन की तरह एक क्विक रिवीजन लेते हैं। इसमें मैंने आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको भी ध्यान में रख करके जो है कंटेंट को डाला है, ताकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो कवर हो। तो ये पार्ट 1 है गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जबकि जैसे कि कभी भी हम लोग जो है जब सेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है ना गाइस, उसका सिलेबस जो है पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि इसमें हम लोग एजुकेशन, फिलोसफिकल एजुकेशन, फाउंडेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टर्न फिलोसफीज और इंडियन फिलोसफर्स, गांधी जी, अरविंदो, ये सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फिलोसफीज में आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आप बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो मानकर चल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, खास तौर से आइडियलिज्म और प्रेगमेटिज्म, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, और इस तरह से गांधी जी की फिलोसफी पूछी जा सकती है, विवेकानंद की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज के ऊपर तो एक क्वेश्चन 110% है ही है। इसके अलावा रोल ऑफ एजेंसीज है, एनसीईआरटी, एससीटी, एनसीटी, ये आपके ना केवल दो 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 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, बल्कि जो एब्रीविएशन पार्ट 1 आता है उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो और उसके अलावा जो है एजुकेशनल प्रोविजन है इंडिया का, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एक्ट और पॉलिसीज है, जिसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ में आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, स्कूल टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हेड ऑफ द स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये टॉपिक्स कुछ हम लोग पार्ट 2 में जो है वो कवर अप करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 4 भागों में होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन जिसमें जनरली वो फुल फॉर्म पूछता है, 2 नंबर के क्वेश्चन जिसमें जनरली आपको डेफिनेशन 2 या 3 वाक्यों में जो है आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन, शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसे आप लोग कहते हैं, लगभग 1 से 1.5 पेज के बीच में आपको जो उसका आंसर देना होता है। और 10 मार्क का क्वेश्चन जो है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, लगभग 2 से 2.5 पेज के ऊपर जो है ये क्वेश्चन जो है वो जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है आपका पेपर का। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीक की प्रिपरेशन चल रही है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही है। हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बहुत हाई है ना। अभी नींद वींद का कोई सवाल नहीं है और फुल तैयारी जो है हम लोग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे पेपर में से है, जो कि जिसमें भी फुल फॉर्म्स कवर होंगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या फुल फॉर्म्स हैं इस पेपर में इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है गाइस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी का मतलब होता है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैं पहले भी ये चीज समझाती आई हूँ गाइस कि कभी भी हम लोगों को इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं लिखना है। ओके, आपको कभी अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो आप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ शिक्षा अनुसंधान ये शब्द नहीं लिखेंगे, ये इसका फुल फॉर्म नहीं माना जाएगा, तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन
लेकिन आप इन्हीं वर्ड्स को आप हिंदी में लिख देते हैं, नेशनल को, काउंसिल ही लिखते हैं, है ना कि परिषद लिखते हैं, तो आपका जो है वो आंसर, आपका जो है वो काउंसिल लिखेंगे तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हिंदी और इंग्लिश भाषा का कंफ्यूजन, क्योंकि जनरली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस इस बार लास्ट ईयर के रिजल्ट से बिल्कुल सावधानी से हमें तैयारी करनी है, गलती का कोई चांस नहीं है। पिछली बार की गलती ने कितना परेशान किया था आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सेकंड ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के तो शायद ना जानते हो, लेकिन सेकंड ईयर के स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरह से हमने वो बैरियर को पार किया है, खासतौर से वो बच्चे जिनकी जो है री आई हुई थी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीटी, सॉरी एससीईआरटी, एससीईआरटी द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो जो उसका जो एनसीईआरटी का रोल है वो नेशनल लेवल पे और एससीईआरटी का रोल जो है वो स्टेट लेवल पे होगा। क्लियर? देन है एनसीटी, एनसीटी है नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, ये आपके आगे भी आएंगे गाइस, हम लोग डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे फुल फॉर्म देखेंगे। क्लियर होगी तीनों? एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देन है यूजीसी, यूजीसी क्या है गाइस? आपका यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सॉरी, यहाँ सीरियल नंबर में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो ये फोर्थ नंबर है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, जो हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन एनजीओस, एनजीओस क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये 5 एब्रिविएशन हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये 5 में से 3 तो कम से कम मान के चलिए कि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका एनईपी 2020, एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में जो आपकी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई थी। फिर आरटी एक्ट 2009, इन सबको हम लोग पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। ओके, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फिर है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ओके, और फिर है आपका एनपी 1986, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि 1986 में आई थी और उसके बाद डायरेक्टली आई थी आपकी 2020 में। ओके, फिर है आपका पीओए 1992, ये भी नेशनल पॉलिसी है बट ये 1986 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। ठीक है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कैसी है, कैसा किया जाए, दैट इज व्हाई दिस इज पीओए। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट है गाइस सीसी, सीसी क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आरटी एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। देन है आपका 3R, 3R क्या होता है गाइस? 3R मींस रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। फर्स्ट ईयर में भी आपके आए होंगे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स आपके रिपीट हो रहे हैं गाइस। ठीक है, देन है 4H, 4H क्या है? गांधी जी ने जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी थी उसके अनुसार जो है 4H जो है उन्होंने डिफाइन करे थे। व्हाट आर दैट 4H? हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। वो कहते हैं कि इन चारों का जो डेवलपमेंट होता है वही एजुकेशन कहलाता है। खाली जो है वो हेड का डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जो है कनेक्टेड है, तो वो ही एजुकेशन नहीं होता, उसके साथ में हार्ट, फीलिंग्स का, हैंड, स्किल्स का, हेल्थ, हमारी हेल्थ का, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मिलकर ही एजुकेशन होती है। 4H गांधी जी ने डिफाइन किया। देन है एनसीएफ, एनसीएफ क्या होता है गाइस? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल, ये समय समय पर जो है दिया जाता है, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो ये तो थी फुल फॉर्म, 15 फुल फॉर्म, सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैंने यहाँ निकालने का प्रयास किया है गाइस। बाकी कई बार क्या होता है किसी और पेपर का ओवरलैप कर करके आ जाता है, तो फुल फॉर्म आप लोगों को मैं वैसे भी एक फाइल भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, शॉर्ट बना करके डाल दूंगी, तो वो भी आपको जो है वो हेल्प करेगा। उसमें काफी सारे फुल फॉर्म्स है, तो उसको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ये जो फुल फॉर्म है इस पर्टिकुलर पेपर के अकॉर्डिंग है। क्लियर? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन 2 और 3 लाइन। तो 2 और 3 लाइनों में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहला है गाइस एजुकेशन। एजुकेशन होता क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज बोथ। सबसे पहले अगर मैं 1 लाइन में आंसर बोलूं एजुकेशन का, तो एजुकेशन मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, है ना। और बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं, ना केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। अब यहाँ पर हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन इज बोथ द एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर्स, ठीक है, एंड एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम समवन एल्स।
टीचिंग की नॉलेज, किसी को नॉलेज देना और किसी से नॉलेज लेना, ये दोनों ही एजुकेशन में आता है, सिंपल सी चीज है। एंड एजुकेशन ऑल्सो रेफर्स टू द नॉलेज रिसीव्ड थ्रू स्कूलिंग और इंस्ट्रक्शन एंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग एज अ होल। जनरली हम लोग एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन को डिनोट करते हैं, जो कि एक स्कूल में एनरोल होके पर्टिकुलर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक करिकुलम को फॉलो करते हुए जो है हम लोग शिक्षा को जो प्राप्त करते हैं वो एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, तो टीचिंग एक्ट है, टीचिंग इज ए एक्ट, ओके, टीचिंग इज ए आर्ट, टीचिंग इज ए साइंस, ओके। तो एजुकेशन क्या है, बोथ है, एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर्स, दूसरों को नॉलेज देने का एक्ट है, और दूसरों से नॉलेज रिसीव करना, ये भी आपका एजुकेशन में ही आएगा, क्योंकि टीचर भी एक जो है वो लर्नर ही होता है। टीचर जब तक सीखेगा नहीं तब तक वो जो है वो एजुकेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की बेसिकली जैसे आप सब जानते हैं कि तीन मुख्य प्रकार हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, जो कि आपको आपके सिलेबस में भी देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, एक बड़ी खास बात है, जब आप लोग सिलेबस को ध्यान से देखते हैं ना, इसलिए मैं अपने हर सेशन में पहले सिलेबस आपको दिखाती हूँ। तो सिलेबस गो थ्रू जब आप करते हैं, इवन मुझे ऐसा लगता है कि 20% पेपर आपका सिर्फ अगर आप वो 2 पेज का सिलेबस ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको उसी में से ही आता है। ठीक है, तो सिलेबस को गाइस जरूर ध्यान से देखिएगा, फुल फॉर्म उसमें से देखने के लिए मिलेंगी, है ना। मोड्स ऑफ एजुकेशन क्या है, आगे उसी के आगे लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन देखिए तो उसी में ही लिखे हुए हैं। तो कई बार सिर्फ नंबर में ही पूछ लेता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन, 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, फिर ना। ओके, जब एक एक को एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करिएगा। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। एजुकेशन शिक्षा क्या होती है, हमारे सीखने और सोचने की प्रक्रिया को जो है उसका विकास करना, उसको डेवलप करना। ओके, ये केवल शिक्षा क्या है, एक कक्षा की 4 दीवारी के अंदर नहीं कि हम एजुकेशन सिर्फ बंद क्लासरूम में ही लिए लेते हैं, नहीं, इट इज ऑल अबाउट गेनिंग एक्सपीरियंस। हम सॉरी, क्लासरूम के बाहर भी, है ना, प्लेग्राउंड में, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू भी जितना भी एक्सपीरियंस हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेते हैं, वो सारा शिक्षा का जो है वो पार्ट होता है। क्लियर? तो एजुकेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, हमारी सीखने और सोचने की प्रक्रिया जो है वो विकसित होती है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल होता है औपचारिक, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, और नॉन फॉर्मल होता है निरौपचारिक। तो ये क्या होती है, इनको देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग फिलोसफी देखते हैं, इसके बाद टाइप्स देखेंगे हम लोग। फिलोसफी क्या होती है, द टर्म फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। फिलोसफी जिसे दर्शन शास्त्र कहते हैं, दोनों एजुकेशन और फिलोसफी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इन ए ब्रॉड सेंस, फिलोसफी इज एन एक्टिविटी people undertake when they seek to understand fundamental truth about themselves, the world in which they live, and their relationship to the world and to each other. हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, सत्य क्या है, हमें शिक्षा क्यों लेना है, शिक्षा का फिलोसफी से क्या संबंध है, क्या बेस है, ये सारी चीजें, हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ये सब चीजें, यानी लव ऑफ विजडम, और जानना और जानना और जानना, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, फिलोसफी कहलाती है। फिलोसफी के ऊपर गाइस चैनल के ऊपर जो है एजुकेशन एंड फिलोसफी के ऊपर डिटेल में भी वीडियो आपको देखने के मिलेंगे, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ, लव ऑफ विजडम। ठीक है, फिलोसफी मीन्स ट्रुथ को जानना, अंडरस्टैंड बेसिक फंडामेंटल ट्रुथ, बेसिक सत्य, मौलिक सत्य है क्या, उनको जानना, खुद के बारे में जानना, हमारे अस्तित्व के बारे में जानना, हमारा मौलिक उद्देश्य क्या है इस जिंदगी में आने का। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये कहलाती है फिलोसफी, जिसमें होती है क्यूरियोसिटी, जानने की जिज्ञासा। लव ऑफ विजडम नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, तो आप देखिए इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट और फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है फॉर्मल एजुकेशन में, जो लोग स्कूल में जाते हैं ना, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। कॉलेज में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जहाँ पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है, पर्टिकुलर प्लेस होता है, हमारा एक क्लासरूम है, क्यूरियोसिटी होती है स्टूडेंट्स के अंदर, है ना। मेंटल प्रेशर होता है एग्जाम का, इवैल्यूएशन का। अभी क्या है, एग्जाम का प्रेशर है, अभी थोड़े दिन पहले वो प्रेशर नहीं था, जैसे डेट शीट आई प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। अभी उससे पहले किसी को याद नहीं था कि सेकेंड ईयर की सीरीज है या नहीं है, लेकिन उसके बाद से हमें प्रेशर लगने लग गया, है ना। तो ये क्या है, ये शो कर रहा है आपका प्रेशर, ये हमेशा फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ही होता है। फिक्स टाइम पीरियड होता है, करिकुलम
करिकुलम होता है फिक्स, जिसको फॉलो करना होता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, कि आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, इस वीक में हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, इस मंथ में क्या होने जा रहा है, सारी चीजें फिक्स होंगी। फॉर्मल एम्स होते हैं, फॉर्मल एजेंसीज होती हैं। कहाँ कहाँ पे आप फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं? स्कूल्स में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में, लैब्स में, यूनिवर्सिटीज में, ये सारी क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है। क्लियर? आगे हम लोग जब अब फॉर्मल एजुकेशन मतलब अपने स्कूल कॉलेज को जाने, जहाँ रोज हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो सारी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी फॉर्मल एजुकेशन लेंगे, औपचारिक शिक्षा। नाउ नेक्स्ट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, जस्ट इसके विपरीत इनफॉर्मल एजुकेशन। इनडायरेक्ट होते हैं, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, अनकॉन्शियस नेचुरल प्रोसेस होती है। मैं टीचर हूँ लेकिन मैं फिर भी हो सकता है आपसे कुछ सीख लूँ, मैं अपने छोटे बच्चे से कुछ सीख सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से कुछ सीख सकती हूँ, मैं कोई भी रास्ते में कोई मिल रहा है, कोई एक्सेस एक्सपीरियंस होते हैं उससे कुछ सीखते होते, अपने मदर से सीख सकते हैं, फादर से सीख सकते हैं, कोई भी इसमें टीचर हो सकता है। उसके लिए कोई टीचिंग की क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, एनीबडी कैन बी योर टीचर। कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं है, कोई इनफॉर्मल एम्स नहीं है, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, जस्ट अपोजिट टू दैट। तो इसकी एजेंसीज कौन सी होती है इनफॉर्मल एजुकेशन की? होम, फैमिली, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप, प्ले ग्राउंड। खेलते खेलते भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना? आप प्ले ग्राउंड में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, इवन अगर हमें कोई चीट कर रहा है तो उससे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना? हम अपने फ्रेंड से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, घर पर भी हमारे जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम फैमिली नॉर्म्स होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या इनफॉर्मल है, वो उसको किसी टाइम टेबल से, किसी एग्जाम्स के थ्रू आपको जो है वो नहीं सिखाया जाता है। क्लियर? इनफॉर्मल एजुकेशन दैट इज टोटली अपोजिट टू द फॉर्मल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है गाइस आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? दिस इज दोनों का मिला जुला रूप में कह सकते हो, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल का लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिंदगी भर चलने वाली है। वहां पे क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन है, फिक्स होता है कि आपको इतने साल में, आपका 3 साल में एडमिशन होएगा, फिर उसके बाद में 6 साल में आपका फर्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th तक, मैट्रिक तक, एक जनरल एजुकेशन, जनरल सिलेबस होता है। फिर उसके बाद में जो है आपका स्पेसिफिक हम लोग चलते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है, ठीक है, एज अकॉर्डिंग होता है। अभी हम किस बच्चे को जाकर के 8 साल में एडमिशन दे और बोले कि अभी इसको तो जी हमको नर्सरी में डालना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि उसकी एज निकल गई है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एज निकलने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं लाइफ लॉन्ग क्लासेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम, एम्फेसिस एजुकेशन फॉर दोस पर्सन। तो ये किसके लिए बनी है? उन लोगों के लिए हु लेफ्ट एजुकेशन एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ, जिन्होंने अपनी जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे शिक्षा को छोड़ दिया, किसी मजबूरी की वजह से छोड़ दिया। नाउ दे फेल्ट द नेसेसिटी, और अब उनको लगता है, अब वो सिचुएशन निकल गई है और एज भी निकल गई है, और अब उनको लगता है कि हमको शिक्षा चाहिए, है ना, हमें शिक्षा लेनी है, चाहे नौकरी के लिए ना लेनी हो, चाहे हमको जो है किसी डिग्री के लिए ना लेनी हो, लेकिन हमें पढ़ना है, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। देन जो है आप एजुकेशन दे सकते हैं, जिसमें आपकी आती है एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, एक्सटेंशन लेक्चर्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप हो गए। अभी आप टीचर बन गए, उसके बावजूद भी सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस ये सब करते थे, ये सारे क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती है, उतना ज्यादा फीस पास का नहीं होता पंगा, स्ट्रक्चर होती है, सिस्टमेटिक होती है। तो क्या कहा मैंने आपको, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का मिला जुला, कुछ चीजें इनफॉर्मल होती है, कुछ चीजें नॉन फॉर्मल होती है। तो जब निरौपचारिक शिक्षा की बात है तो आप ध्यान रखेगा, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, है ना, डिफरेंट टाइप के जो है वो व्याख्यान जो है, लेक्चर, एक्सटेंशन लेक्चर है ना, संगोष्ठियां हैं, कार्यकालय हैं, शालाएं हैं, ये सारी चीजें, वर्कशॉप वगैरह, ये सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें होगी टाइप्स के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गाइस ले रही हूँ, कहीं से भी आपका इसमें से 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी इससे कवर आपके करेगा ना। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य है क्या, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं क्या होता है शिक्षा का उद्देश्य। तो बेसिकली ये 5 आपके मैं सिलेबस के अनुसार ले रही है, जो हमारे सिलेबस को इस टाइम पे हमें अलग से पढ़ने का ना समय है, ना ही कोई उसकी जरूरत है। हम सिर्फ सिलेबस को ही फोकस करेंगे। जो पेपर सेटर होगा वो सीधे सिलेबस से ही आपका जो है वो पेपर बनाता है, ठीक है, तो उसी को फोकस करके हम लोग कर रहे हैं। इनमें से कोई एक को जो है वो आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, और ये आपका जो है वो 5 नंबर में पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर गाइस एक फुल वीडियो भी है चैनल के ऊपर, तो आप जाकर के देखिएगा उसको भी, आप उसमें मैंने इसको डिटेल में डिफाइन कर रखा है। तो 5 बेसिक एम्स हैं एजुकेशन के, दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग, हमारे चरित्र का निर्माण करना, वो भी शिक्षा की ही भूमिका है, ठीक है। देन है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड,
हमारे आजीविका का साधन है। एजुकेशन शिक्षा क्या है? हमारी आजीविका का साधन है। हम कोई भी एजुकेशन, वेदर वो जनरल एजुकेशन है या स्पेशल एजुकेशन है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है हमें जो है इंडिपेंडेंट बनाना, है ना, हमें किसी न किसी व्यवसाय में, किसी न किसी रोजगार में, ताकि हम अपने जीवन में आगे जाकर के क्या हो सके, आत्मनिर्भर जो है वो बन सके। ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन, सांस्कृतिक विकास और प्रसारण, ताकि हमारी संस्कृति का, हमारे जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है, हमारी जो कल्चर है, वो हमारी भारतीय संस्कृति की अगर मैं एग्जांपल लेकर के चलूं, तो वो ट्रांसमिशन हमारे पूर्वजों से हमारे तक कैसे आई? शिक्षा के माध्यम से आ रही है ना। वो वहां लिखा गया है कहीं ना कहीं, और हम उसको पढ़ते हुए स्टूडेंट रूप में, और हम जो है वो हमें पता चल गया कि ये हमारा कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर ये है, हमें इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। हम भारतीय परिवेश में रहते हैं तो हमारी ये संस्कृति है और ये हमारे नॉर्म्स है। ओके, तो ये पता कैसे चला? ये पता चला हमारे को शिक्षा के माध्यम से। सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक दक्षता, बिकॉज हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें शिक्षा की क्या जरूरत है? हम बिकॉज हम सोशल बीइंग है। हम शिक्षा का एक सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है हमको अपने आसपास के वातावरण में जो है वो एडजस्ट करना है, बिकॉज हम सोशल बीइंग है। ठीक है, हम जंगल में नहीं रहते, सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में रहते हुए जो है हमें अपने आसपास के वातावरण में एडजस्ट होना बहुत जरूरी है, और ये एडजस्टमेंट की जो एफिशिएंसी है सोसाइटी में, ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। जब आपका बिहेवियर एडेप्टिव नहीं होता है, तो जनरली आपको क्या होता है? आप पढ़े लिखे हो, आपको ऐसा समझना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे कहते हैं ना जनरली। तो ये सोशल एफिशिएंसी कहाँ से डेवलप होती है? शिक्षा से। जितने ज्यादा आप शिक्षित होंगे, खाली शिक्षित होना नहीं है कि नंबर ले लिए 90%, लेकिन उसको अपने जीवन में ढालना, इम्प्लीमेंट करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, इंकलकेटिंग वैल्यूज एंड इथोस, जो वैल्यूज, जो लोकाचार्य, जो मूल्य, जो नैतिक जो मूल्य हैं, जो कल्चर है, जो हम अपने पूर्वजों के माध्यम से, अपने माता पिता को देख करके, ऑब्जर्व करके हम जो सीख रहे हैं, उनको जो है इनकलकेट करना, उनके अपने अंदर विकसित करना। खाली देखना नहीं कि हाँ हमारी ये संस्कृति, नहीं, उसको अपने अंदर भी ढालना, और उसको हमारा भी पहचान बन, ताकि हम आने वाली जनरेशन को उसको भी हम लोग जो है वो ट्रांसमिट कर सके। ओके, तो ये बेसिक जो है वो एजुकेशन के एम है। आगे मूव करते हैं गाइज। मोड्स ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तरीके क्या है, शिक्षा कैसे कैसे दी जा सकती है? तो रेगुलर एजुकेशन है। इनको मैंने सबको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करा है, क्योंकि जानते हैं रेगुलर एजुकेशन क्या है। फॉर्मल एजुकेशन इज रेगुलर एजुकेशन। ओके, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन आपकी जो है वो रेगुलर भी हो सकती है, और आपकी जो है वो डिस्टेंस में भी हो सकती है। तो अभी मैंने आपको सबको डिटेल में करेक्टर से बताया, बस इसको रिलेट करके करना है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ऑफ कोर्स आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, मिश्रित शिक्षा। तो अब ये मिश्रित शिक्षा क्या है, ये मैं आपको बताइए, और ये इंपॉर्टेंट भी है मेरी तरफ से, इसको 100% इंपॉर्टेंट लिख करके चलिए। ये क्वेश्चन आपका 2 या 5 नंबर में वो जरूर पूछने जा रहा है। क्लियर? तो आगे मूव करते हैं। तो रेगुलर एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन, ये आएगा तो आप कर लोगे इसको आराम से, है ना। इसको हमको रिलेट करना है पीछे जो मैंने आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल बताए हैं। रेगुलर बोला तो फॉर्मल एजुकेशन का सारा कुछ लिख दीजिए, सारा रेगुलर एजुकेशन हो जाएगा। ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन बोला तो आपको नॉन फॉर्मल का लिख देना है ना। ऑनलाइन एजुकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही, नॉन फॉर्मल दोनों ही आ जाएंगे आपको, है ना। तो ब्लेंडेड लर्निंग और इनफॉर्मल तो आपको पता ही है। तो ये मिश्रित शिक्षा क्या होता है, तो देखते हैं ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है गाइस। Blended learning, also known as hybrid learning, it is an approach to education, है ना। करंटली हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अप्रोच ऑफ एजुकेशन दैट कंबाइंस ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन ऑनलाइन विद ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो क्लासरूम मेथड है उसको ऑनलाइन इंटरेक्शन, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो ये दोनों को जब हम इस मेथड को खाली अगर आप ऑनलाइन मेथड को यूज कर रहे हो तो वो एक अलग हो गया, खाली अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को कर रहे हो तो वो एक अलग हो गया, लेकिन जब आप दोनों को मिला देते हो तो वो आपकी मिश्रित शिक्षा बन जाती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री और अवसरों को जोड़ती है। ठीक है, तो
मतलब कि जो आपकी ट्रेडिशनल प्लेस बेस्ड क्लासरूम मेथड है और ऑनलाइन इंटरेक्शन है, दोनों को जोड़ना, ये आपका ब्लेंडेड लर्निंग कहलाएगा। तो ब्लेंडेड लर्निंग इज एन एजुकेशनल स्ट्रेटजी दैट कंबाइंस ट्रेडिशनल लर्निंग विथ ऑनलाइन लर्निंग। सिंपल, अगर वन लाइन में आपको आंसर देना है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित शिक्षण क्या होता है। ये एक ऐसी शैक्षिक रणनीति होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पारंपरिक शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षा के शिक्षण के साथ में जोड़ देते हैं। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, वन कैन टेक एन ऑनलाइन कोर्स टू लर्न द बेसिक्स ऑफ अ टॉपिक, but then attend an in-person seminar to connect with experts and directly enhance their skills। तो हम लोग ऑनलाइन कोई पाठ्यक्रम लेते हैं, हम वहां से उनकी बेसिक चीजों को सीख लेते हैं, लेकिन जब हम उसके स्पेशलिस्ट से फेस टू फेस मिलते हैं, है ना, फेस टू फेस जब हम मिलते हैं तो हम उसके बारे में और अधिक जानते हैं, अपनी जो स्किल्स है उसको और अधिक एक्सप्लोर करते हैं। तो दोनों को आपको मिश्रित कर रहे हैं हम। क्लियर? तो आगे मूव करते हैं गाइस। ना मास मीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया को वन लाइन में मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन शॉर्ट ड्यूरेशन। थोड़े से समय में जब आप ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, तो वो उसका तरीका क्या होता है आप सबको पता है। टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, न्यूज़पेपर होता है, आजकल तो इंटरनेट हो गया है, और बहुत बहुत सारे आ गया है, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे रील्स जो आ गई हैं आपकी, है ना, फेसबुक हो गया है, न्यूज़पेपर हो गया। मैं तो वहां पे क्या होता है, एक शॉट डाला, एक आपने पिक्चर डाली, आपने सबको फटाफट जो है मैसेज दे दिया। अभी कोई किसी के दुख की सूचना हो या फिर खुशी की कोई सूचना हो, फटाफट हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, और वो हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट हैं सब तक चले। अदरवाइज क्या होगा, एक एक को मैसेज टाइप करोगे, एक एक को फोन करके बताओगे, तो ये हो गया आपका मास मीडिया तक का। आपको तो उसमें मदद कौन कर रहा है, आपको इंटरनेट कर रहा है। समझ रहे हो आप बात को? तो इस तरह से आप जो है, जब टॉपिक आपका आता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ लाइनें मत गिनिए, 2 लाइन में है, 4 लाइन में, आपका कंसेप्ट जब क्लियर होगा ना गाइस, तो अब आप उसको चाहे 8 नंबर का क्वेश्चन बनाइए, चाहे 5 का बनाइए, चाहे उसको 1 लाइन में लिख दीजिए। इसलिए मैं उसको बता रही हूँ कि जब उसको सिर्फ वो 1 लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। थोड़े से समय में जब हम ज्यादा लोगों को तक पहुंच सकते हैं। अभी आज क्या है, इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है ना, तो रिजल्ट आ रहा है तो क्या हो रहा है, सब रेडियो, सॉरी, रेडियो का तो चलो जमाना में कहती हूँ चला गया, टीवी खोल करके बैठे हैं, मोबाइल पे अपडेट ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे अपडेट ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अभी वो गिनती तो कहीं और चल रही है, रिजल्ट तो कहीं और दिखा, लेकिन हम तक तुरंत इमीडिएट पहुंच रहा है। कैसे? मास मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो ये है पावर मास मीडिया की, फिल्मों के थ्रू, विज्ञापन के थ्रू, रेडियो, टेलीविजन, सारे माध्यम आपके। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अभी तो वो तो हमारा मेन जरिया बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है गाइस एनसीईआरटी, है ना, ये कुछ गवर्नमेंट बॉडीज है एजुकेशन से जुड़ी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी एंड यूजीसी। इसमें से आप एक या दो पेपर में जरूर एक्सपेक्ट करके चलिएगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी में भी आपका जो है डिफरेंस भी पूछ सकता है आपका, तो उनको दोनों को मैंने यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश की। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, तो क्या है ये, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बॉडी है। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एस्टेब्लिश इन 1961। ईयर आपको पक्का पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कब आया था, 1961 में आया था। ठीक है, और ये एक सोसाइटी के रूप में आया था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका नई दिल्ली में है। और अभी करंट में एनसीईआरटी के जो है डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सोलंकी। 2 नंबर में आपको इतना काफी, इतना काफी है। ओके, तो अभी मैं आपको इसमें एनसीईआरटी के रोल बताऊंगी, तो वही एनसीईआरटी के रोल है वो नेशनल लेवल पे होंगे, और एससीईआरटी के जो है वो स्टेट लेवल पे होंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए एससीईआरटी रिस्पॉन्सिबल है, जिस काम के लिए एनसीईआरटी, उसके लिए नेशनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है, फिर वो उसको स्टेट लेवल पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपनी ड्यूटीज को। ठीक है ना, डेलीगेट हो जाती है कहाँ पर, स्टेट लेवल के ऊपर। तो एससीईआरटी क्या हो जाएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट लेवल पे जो करेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, एससीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल डेवलपमेंट, ये भी मटेरियल डेवलपमेंट बोथ फॉर चिल्ड्रन एंड सपोर्ट मटेरियल फॉर टीचर, एजुकेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल डेवलप करना। अदर फंक्शनल इंक्लूड रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट फॉर क्वालिटेटिव
इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो दोनों ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों ही किसके लिए काम करती है? स्कूल एजुकेशन के लिए। तो जब स्कूल की बात होगी तो स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी, ना केवल उनके लिए करिकुलम, उनके लिए मटेरियल डेवलपमेंट करना, उनके लिए वेरियस रिसर्च करना, और एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो एक्टिविटीज करना। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? एनसीईआरटी और एससीईआरटी के। एनसीईआरटी एट नेशनल लेवल और एससीईआरटी एट स्टेट लेवल। क्लियर? तो एनसी, अब नेक्स्ट आता है एनसीटी। अब हमने नेशनल स्कूल एजुकेशन की तो बात कर ली, अब टीचर एजुकेशन की बात आ गई। हम लोग भी तो टीचर बनने जा रहे हैं ना। तो जैसे हमारी गवर्निंग बॉडी क्या है? आरसीआई है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही जब हम लोग जनरल एजुकेशन का डिप्लोमा या फिर बीएड एमएड की बात करें तो वो किससे गवर्न होंगे? एनसीटीई से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये आपको मैंने बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको बता दिया ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एनसीटी इज इक्विवेलेंट टू आरसीआई इन आवर फील्ड। ओके, तो गवर्नमेंट बॉडी है, 1995 में आई थी एनसीटी। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटी क्या है? टू अचीव प्लान एंड coordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matter connected there with। तो एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीचर एजुकेशन के लिए काम करना। टीचर के जितने भी कोर्सेस हैं, प्री सर्विस ट्रेनिंग है, पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग होती है आपकी, सॉरी पोस्ट इन सर्विस ट्रेनिंग होती है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके कनेक्टेड है? आपकी एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दैट कम्स इन 1995। ओके, टीचर की जो एजुकेशन है, उसके नॉर्म्स, उसके स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी, इन सबको मेंटेन करना, प्लान करना, कोऑर्डिनेशन करना, everything is in the role and responsibility of NCT। Now next is UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब हमने स्कूल की बात कर ली, ठीक है, फिर हमने टीचर एजुकेशन की बात, अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन। तो जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहे हैं, दैट इज कनेक्टेड टू द हायर एजुकेशन। ओके, जैसे स्कूल लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना, सीटेट, टेस्टेट, रीट का एग्जाम होता है, ऐसे ही आपका जब आप हायर एजुकेशन पे जब आप टीचर बनना चाहते हैं, आप लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, तो आपको जो है वो नेट का पेपर पास करना पड़ता है। यू मस्ट बी अवेयर फॉर दैट। ठीक है, तो वो नेट का पेपर कौन करवाता है? यूजीसी करवाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Okay, it was set up in the accordance to the UGC Act 1950। UGC कब आया था? 1956 में। क्या इम्पोर्टेंट इसका रोल क्या था? कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस, ये तीन बातें ध्यान में रखिएगा। समन्वय, निर्धारण और रख रखाव किसका? हायर एजुकेशन का, इन इंडिया, है ना। यूजीसी किसमें? इंडिया में है। इंडिया का हायर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको क्या करना? उनकी कोऑर्डिनेशन करना, डिटर्मिनेशन करना, नई चीजों को डिटरमाइन करना, और फिर उसको मेंटेन करना। ये तीन मेन भूमिका जो है। ठीक है, 1956 में आया था यूजीसी। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जब हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ये है एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको एमओई हम लोग एब्रिविएशन से जानते हैं, इज मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। जितनी भी हमारी नेशनल पॉलिसीज फ्रेम की जाती है, उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। क्लियर? तो पिक्चर अभी बाकी है बिल्कुल भी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है आपको जो है वो कल देखने के लिए मिलेगा गाइस, इवनिंग टाइम में ही मिलेगा। तो तब तक आप फर्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन करिए। स्टे ट्यून विद द चैनल, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो है सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आता है आपको जो है वो उसका फटाफट से आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। स्टे ट्यून विद द चैनल।